यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था साखपत्र के बारे में जानकारी ली थी। यह टॉपिक बीकॉम पार्ट सेकंड पेपर सेकंड में पढ़ाया जाता है। पिछली वीडियो में हमने साखपत्र का अर्थ समझा था, विशेषताएं जानी थी, साखपत्र की प्रकृति एवं उद्देश्यों के बारे में जाना था, व्यक्तिगत साखपत्र अथवा यात्री साखपत्र के बारे में विस्तार से जाना था। और आज हम जानेंगे व्यापारिक साखपत्र। व्यापारिक साखपत्र कितने प्रकार की होती है उसके बारे में विस्तृत जानकारी आज प्राप्त करेंगे। खंडनीय एवं अखंडनीय साख। खंडनीय साख उस साख को कहते हैं जो साखपत्र जारी करने वाले बैंक द्वारा लाभ प्राप्तकर्ता को सूचित किए बिना किसी भी समय परिवर्तित या रद्द की जा सकती है। जबकि अखंडनीय साखपत्र का अभिप्राय उस साख से है जिसमें सभी पक्षों यानी कि बैंक, निर्यातकर्ता, लाभ प्राप्तकर्ता तथा आयातकर्ता की सहमति के बिना साख में परिवर्तन करना या रद्द करना संभव नहीं है। इस प्रकार खंडनीय साख में बैंक पर कोई कानूनी बंधन नहीं होता है कि वह उसे पूरा करे, जबकि अखंडनीय साख लाभ प्राप्तकर्ता को एक स्पष्ट प्रतिज्ञा होती है जिसे पूरा करने की कानूनी बाध्यता होती है। साखपत्र जारी करने वाले बैंक पर साखपत्र में उल्लेखित शर्तों की पूर्ति पर भुगतान या बिल की स्वीकृति की व्यवस्था को पूरा करने का कानूनन बंधन होता है। वह उसे रद्द या परिवर्तित नहीं कर सकता। आयातकर्ता की दृष्टि में खंडनीय साख अच्छी होती है क्योंकि इसमें निर्यातकर्ता के व्यवहार पर नियंत्रण रखने में सहायता मिलती है, जबकि निर्यातकर्ता की दृष्टि में अखंडनीय साख उपयुक्त मानी जाती है क्योंकि इससे उसे भुगतान प्राप्ति में पूर्ण सुरक्षा रहती है तथा सब पक्षों की सहमति के बिना साख में परिवर्तन भी संभव नहीं होता है। व्यवहार में प्राय अखंडनीय साख का ही प्रयोग अधिक होता है। साखपत्र में अखंडनीय शब्द विशिष्ट स्थान पर लिखा या छपा रहता है। अगर साखपत्र में कोई ऐसा शब्द न हो तो ऐसे साख को खंडनीय साख माना जाता है। खंडनीय साख की अगर अभिकर्ता बैंक पुष्टि करता है तो उसे अखंडनीय पुष्ट साख कहते हैं और इसमें अभिकर्ता बैंक भी उतना ही दायित्व है जितना कि अगर अभिकर्ता बैंक इसकी पुष्टि नहीं करता है तो वह लाभकर्ता को भुगतान प्राप्त न होने की दशा में हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। दूसरी साख है पुष्टिकृत एवं अपुष्टिकृत साख। जब साख लेने वाला बैंक निर्यातकर्ता देश में अभिकर्ता बैंक की साख की पुष्टि करने का निर्देश देता है और अगर साखपत्र अभिकर्ता बैंक पुष्टि के लिए ये शब्द पुष्टि का शब्द लिख देता है तो इसे गारंटी, एक प्रकार से गारंटी मानी जाती है और ऐसी साख को पुष्टिकृत साख कहते हैं। पुष्टि करने के प्रतिफल के रूप में अभिकर्ता बैंक पुष्टि कमीशन वसूल करता है, यानी कन्फर्मेशन चार्जेज जो है वो लिया जाता है। इसके विपरीत जब अभिकर्ता बैंक से भुगतान या बिल स्वीकृति की गारंटी नहीं ली जाती है और पुष्टि किए बिना ही साखपत्र को लाभकर्ता के पास भेज देता है तो ऐसी साख को अपुष्टिकृत साख कहते हैं। निर्यातकर्ता की दृष्टि में पुष्टिकृत साख अधिक उपयुक्त रहती है क्योंकि इसमें उसको सब बिलों की स्वीकृति या भुगतान की निश्चित सुरक्षा प्राप्त हो जाती है। दर्शनी एवं सावधि साख। दर्शनी साख पत्रों का भुगतान अभिकर्ता बैंक को मांगने पर तुरंत करना होता है। इसके अंतर्गत निर्यातकर्ता माल संबंधी प्रलेखों के साथ दर्शनी बिल अभिकर्ता बैंकों को भुगतान प्रस्तुत करता है जो शर्तों की पूर्ति होने पर तत्काल भुगतान दे देता है। ऐसी साख को दर्शनी साख कहते हैं। इसके विपरीत जब अभिकर्ता बैंक निर्यातकर्ता को उनके द्वारा माल संबंधी प्रलेख सौंपने पर बिल स्वीकृत करता है तो ऐसी साख को सावधि बिल साख कहते हैं। इसके अंतर्गत लाभ प्राप्तकर्ता को मुद्दती बिल जिसकी अवधि 30, 60 या 90 दिन की होती है तैयार कर उन पर अभिकर्ता बैंक की स्वीकृति लेनी होती है। इस बिल की परिपक्वता अथवा भुगतान देय तिथि पर अभिकर्ता बैंक भुगतान कर देता है। वैसे तो प्राय लाभकर्ता ऐसे बिलों की कटौती या बेचान कर देते हैं। स्थायी एवं आवर्ती साख। स्थायी साख का अभिप्राय उस साख से है जिसकी अवधि एक निश्चित राशि होती है और अवधि भी निश्चित होती है
उस निश्चित राशि या अवधि के समाप्त हो जाने पर साख भी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। आवर्ती साख का आशय साख पत्र में उस व्यवस्था से है जिससे लाभार्थी को उस साख के अंतर्गत एक निर्धारित समय में निश्चित राशि तक के अनेक सौदों को निपटाने की सुविधा मिल जाती है। साख पत्र के अधीन किसी प्रकार के राशि निकालने के बावजूद भी वह साख समाप्त नहीं होती वरन पुनः अपनी मूल राशि लौट आती है। यह साख प्राय लंबी अवधि के लिए उन व्यापारियों एवं एजेंसियों के लिए होती है जो अनेक व्यापारिक समझौते करते हैं और बार बार साख खोलने से परेशानी से बचना चाहते हैं। यानी कि इस साख के अंदर अगर 1 लाख रुपए की राशि रखी गई है तो वह 1 लाख राशि में से अगर 50,000 निकाल लिया जाता है, 50,000 के साख पत्र जारी कर दिए जाते हैं तो पुनः दूसरी बार वह अगर लिखना बिल हमें तो वह वापस 1 लाख हो जाती है। इस प्रकार आवर्ती साख एक स्थायी कोष की भांति है जिसमें से निश्चित राशि निकालने के बाद भी उस बिल का क्रेता का भुगतान हो जाने पर साख की राशि उस बिल भुगतान राशि के बराबर पुनः बढ़ जाती है। खुली साख एवं प्रलेखीय साख। खुली साख का आशय उस साख से है जिसमें बिल के साथ कोई प्रलेख नहीं सौंपे जाते हैं, केवल मात्र बिल भुगतान या स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार की साख प्राय तब खोली जाती है जब क्रेता विक्रेता में परस्पर पूर्ण विश्वास होता है। वह निर्यातकर्ता माल संबंधी प्रलेख सीधे आयातकर्ता को भेज देता है। प्रलेखीय साख के अंतर्गत निर्यातकर्ता बिल के साथ साथ माल संबंधी समस्त प्रलेखों को नत्थी करता है। अभिकर्ता बैंक साख पत्र की समस्त शर्तों की पूर्ति होने व माल संबंधी प्रलेख सौंपने की ही निर्यातकर्ता के बिल को स्वीकृति देता है अथवा भुगतान करता है। प्रलेखीय साख शाब्दिक या दर्शनीय हो सकती है। यह खंडनीय एवं अखंडनीय भी हो सकती है। प्रत्यक्ष एवं प्राक्रमण साख। प्रत्यक्ष साख उस साख को कहते हैं जो सीधी विक्रेता के देश में उसी की मुद्रा में ली जाती है। प्रत्यक्ष साख विक्रेता के देश में है और उसी की मुद्रा में ली जाती है, जबकि प्राक्रमण साख का अभिप्राय उस साख से है जिसमें साख खोलने वाला बैंक अपने विदेश स्थित अभिकर्ता बैंक को यह निर्देश मात्र देता है कि वह लाभार्थी के बिलों का प्राक्रमण कर दें। इसके अंतर्गत बिल आयातकर्ता पर लिखे जाते हैं, न कि साख खोलने वाले बैंक पर। अतः साख खोलने वाले बैंक का बिल संबंधी कोई दायित्व नहीं रहता है। यह बैंक को केवल विश्वास में बांधता है। संचयी एवं असंचयी साख। इन दोनों का प्रयोग केवल आवर्ती साख के समान होता है। संचयी साख में प्रयोग न की जाने वाली राशि अगली निश्चित अवधि में प्रयोग करने का अधिकार मिलता है, जबकि असंचयी साख में जितनी राशि का प्रयोग नहीं हुआ है उसका अवधि के पश्चात प्रयोग संभव नहीं होता है। माना कि अगर 50,000 की हमने लिया साख पत्र और उसमें से हमने 20,000 का प्रयोग किया है तो संचयी अगर होगी तो हम आगे 30 का प्रयोग कर पाएंगे और असंचयी होगी तो हम आगे 30,000 का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। विविध साख। इनके अलावा भी अनेक साख पत्र होते हैं जैसे कि लाल वाक्य साख। साख पत्र में लाल स्याही से छपी इस धारा का अभिप्राय साख खोलने वाले बैंक की जिम्मेदारी पर अभिकर्ता बैंक द्वारा लाभार्थी को अग्रिम या पेशगी दे देने से है, ताकि निर्यातकर्ता को माल एकत्रित कर या कच्चे माल की प्राप्ति आदि के लिए पोत लदान से पूर्व ही अल्पकालीन वित्त सुविधा प्राप्त हो सके। जब अभिकर्ता बैंक द्वारा निर्यातकर्ता को निर्यातित माल का भुगतान प्राप्त किया जाता है और उसके बिल की कटौती की जाती है तो वाक्य के अंतर्गत दी गई अग्रिम राशि व उस पर ब्याज की रकम दोनों घटाकर बिल का शेष राशि का भुगतान कर दिया जाता है। इस प्रकार की साख का प्रयोग प्रारंभ में विकासशील राष्ट्रों के व्यापार की अल्पकालीन वित्त व्यवस्था के लिए होता है, पर अब इसका प्रयोग अनेक देशों में काफ़ी बढ़ गया है। पैकिंग साख। पैकिंग साख का अभिप्राय किसी साख पत्र से नहीं होता है, बल्कि साख पत्र के आधार पर विदेशी अभिकर्ता बैंक द्वारा निर्यातकर्ता को कच्चा माल खरीदने, एकत्रित करने या पैकिंग करने के लिए अग्रिम पेशगी देने से होता है। अग्रिम देने वाले बैंक को साख
पात्र के कारण सुरक्षा रहती है तथा ब्याज की आय होती है। साख के भुगतान के समय मूल व ब्याज को समायोजित कर लिया जाता है। यह भी एक प्रकार से लाल वाक्य साख के समान ही है, पर अंतर केवल यह है कि लाल वाक्य साख का अधिकार साख खोलने वाले बैंक का होता है, जबकि पैकिंग साख प्राय विदेशी अभिकर्ता बैंक द्वारा दी जाती है। हरा वाक्य या हरा धारा साख, यह साख की वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत निर्यातकर्ता को माल उत्पादन करने तथा लदान से पूर्व गोदाम में रखने के लिए साख खोलने वाला बैंक अग्रिम या पेशगी दे देता है और माल बैंक के नाम रखा जाता है। उल्लेखनीय है कि जहां लाल वाक्य साख में माल निर्यातकर्ता के नाम में ही रहता है, वहां हरा वाक्य में माल बैंक के नाम में रहता है, अतः इसमें दोहरी सुरक्षा रहती है। हस्तांतरणीय साख, अखंडनीय साख में जब लाभार्थी को यह अधिकार होता है कि वह साख पत्र का हस्तांतरण तीसरे या अन्य पक्षों को कर सके जिसको उसे भुगतान कर देना है, तो ऐसी साख को हस्तांतरणीय साख कहते हैं। हस्तांतरण केवल अखंडनीय साख में ही संभव होता है तथा हस्तांतरण साख पत्र के मूल शर्तों पर ही हो सकता है। केवल राशि एवं कम समय में हो सकते हैं। मध्यस्थों द्वारा इसका प्रयोग काफ़ी लोकप्रिय रहा है। प्रथम पर आधारित दूसरी साख, ऐसी साख का प्रयोग प्राय उन मध्यस्थ व्यापारियों द्वारा किया जाता है जो अपने पक्ष से प्राप्त साख के आधार पर अपने बैंकों से उस व्यक्ति के पक्ष में साख प्राप्त कर लेते हैं जिससे उन्होंने माल खरीदा है। इस प्रकार प्रथम साख पर दूसरी साख खोली जाने से इसे बैंक टू बैंक साख भी कहते हैं। प्रथम साख दूसरी साख के लिए प्रतिभूति का काम करती है, इस कारण दूसरी साख की राशि और अवधि पहले से कम रखी जाती है। हस्तांतरणीय साख एवं प्रथम पर आधारित दूसरी साख में यह समानता है कि दोनों का प्रयोग साधनों की कमी वाले मध्यस्थ व्यापारियों एवं अल्पकालीन वित्त के रूप में प्रयोग किया जाता है, पर दोनों में अंतर यह है कि हस्तांतरणीय साख में पहली साख का अंश दूसरे के पक्ष में हस्तांतरण होता है, जबकि बैंक टू बैंक साख प्रथम साख की प्रतिभूति पर अभिकर्ता बैंक द्वारा दूसरा साख पत्र जारी किया जाता है। विलंबित भुगतान साख, विलंबित अथवा देरी से भुगतान साख प्रलेखीय साख की वह विधि है जिसके अंतर्गत निर्यातकर्ता आयातकर्ता को माल रवाना करने के तुरंत बाद माल संबंधी प्रपत्र एवं जहाजी बिल्टी तो भेज देता है, किंतु उस माल के मूल्य का भुगतान बिल कुछ समय बाद प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार यह साधारण शाब्दिक साख की स्थानापन्न विधि है जो भारत की अपेक्षा अमेरिका में अधिक प्रचलित है, जहां साधारण शाब्दिक साख के अंतर्गत माल का भुगतान बिल, जहाजी बिल्टी, अन्य प्रपत्रों के साथ ही आयातकर्ता को भेज दिया जाता है और आयातकर्ता इस बिल को स्वीकृति देकर निर्यातकर्ता को तुरंत लौटा देता है, जिससे निर्यातकर्ता उसे कटौती करवाकर यथाशीघ्र भुगतान प्राप्त कर सकता है। वहाँ देरी से भुगतान साख के अंतर्गत चूंकि माल की जहाजी बिल्टी और प्रपत्र तो माल की रवानगी के तुरंत बाद ही आयातकर्ता को भेज दिए जाते हैं, किंतु माल की भुगतान का बिल देर से भेजा जाता है और इस देर से ही स्वीकृत होकर आता है, अतः निर्यातकर्ता को भुगतान के लिए कुछ अधिक दिनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इस प्रकार जहाँ हम व्यापारिक साख पत्रों की बात करते हैं तो यह आयात निर्यातकर्ताओं की सुविधा के लिए बनाए गए हैं। इस प्रकार की साख में चूंकि माल की सपोर्दी तो आयात निर्यातकर्ता बिल की स्वीकृति के पूर्व ही ले लेता है, अतः जोखिम के कारण इसका प्रयोग निर्यातक तब तक ही करते हैं जबकि आयातकर्ता की साख अच्छी हो और बिल की स्वीकृति की निश्चितता हो। इस साख का प्रयोग अपुष्ट साख की दशा में आयातकर्ता बैंक से स्वीकृत कमीशन को बचाने के उद्देश्य से किया जाता है, किंतु अगर पुष्टिकृत साख हो तो कमीशन की बचत संभव नहीं होती है, कमीशन बैंक को देना पड़ता है।